हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट को हम कैसे देखते हैं। अगर हम अदर कंट्री से कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले क्या नेशनल इनकम को देखते हैं। फिर नेशनल इनकम का हमने देखा कि अगर एक देश की नेशनल इनकम दूसरे देश की नेशनल इनकम के बराबर है, लेकिन वहां पर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इट मीन्स हम उन में से जिसकी इनकम ज्यादा है उस देश को रिच नहीं मान सकते। तो फिर उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक निकल के आया था, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। यानी हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं। पर कैपिटा इनकम अगर अच्छी है किसी देश की, यानी हमने एग्जांपल लिया था ए और बी कंट्रीज का। अगर पर कैपिटा इनकम यहाँ पर इक्वल है और यहाँ इक्वल नहीं है, किसी की 200 है, किसी की 1000 है, किसी की और ज्यादा है, तो हम बी कंट्रीज की नेशनल इनकम ज्यादा होने पर भी उसको रिच नहीं मान सकते। जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी मैक्सिमम लोगों की 500 मान लीजिए ए कंट्री में है, तो हम किसको मानेंगे? डेवलप्ड कंट्री एक को मानेंगे। तो यानी अब तक हमने इनकम के थ्रू देखा कि किस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री हम बोल सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में खाली इनकम को नहीं लिया जाता, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेजर करने के मेथड हैं जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि ये कंट्री डेवलप है या नहीं है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखने के लिए हम दूसरे क्राइटेरिया को भी लेते हैं। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो इनकम के अलावा ये दूसरे क्राइटेरिया क्या है? इसमें फर्स्ट है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR भी बोलते हैं हम इसको। तो ये क्या है कि जितने भी एक साल के अंदर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और उन 1000 बच्चों के ऊपर जितने बच्चे एक साल जिंदा रहने से पहले ही मर जाते हैं, यानी 1000 बच्चों पर जितने बच्चों ने जन्म लिया और जो एक साल से पहले ही मर गए, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा तो हम उस कंट्री या उस स्टेट को डेवलप्ड नहीं मान सकते, क्योंकि अब वहां पर बच्चे एक साल तक भी सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स वहां की जो हेल्थ कंडीशन है या हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो हम उसको डेवलप नहीं मान सकते। तो उसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया क्या है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें 7 साल या 7 साल से ऊपर की एज के कितने बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, यानी उनको पढ़ना लिखना आता है, एटलीस्ट अपना नाम लिखना आता हो किसी भी एक भाषा में, तो उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम एजुकेटेड मानते हैं। इसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं। फिर अदर क्राइटेरिया है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है कि 14 या 15 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चे कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर उस एज ग्रुप के 14 या 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया या कितने स्कूलिंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या मानते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो मानते हैं। यानी 14 या 15 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चे कितने बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन यानी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो है। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो किसी भी स्टेट का कम है तो उसको हम डेवलप्ड नहीं मान सकते, क्योंकि वहां की ज्यादातर जनसंख्या है वो 14 और 15 ईयर से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़ देती है, तो उसको हम डेवलप नहीं मान सकते। यानी सेकेंडरी एजुकेशन भी वहां के बच्चों ने नहीं ले रखी। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि डेवलपमेंट को दिखाते हैं। तो ये अभी हमने टर्म देखी और आपने समझा होगा, आई होप आपको समझ आया होगा कि IMR क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। तो इसके थ्रू हमने 3 स्टेट का एग्जांपल लिया है और उन 3 स्टेट की हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं। तो ये स्टेट क्या क्या है? एक तो हरियाणा है, एक केरला और एक बिहार। ये 3 स्टेट का हमने एग्जांपल लिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आपको डेवलपमेंट का टॉपिक समझ आना चाहिए, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है। तो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है ये 2015 और 16 के डेटा ले रखे हैं, रुपीज में इनकम दे रखी है। तो ये जो इनकम है वो है 1,62,034 रुपीज। तो ये पर एनम है, यानी पूरे साल की एक व्यक्ति की इतनी इनकम है कहां पर? हरियाणा में। और केरला में 1,40,160
और बिहार की इनकम कितनी है 31,454। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो सबसे ज्यादा किसकी है, हरियाणा की। तो हम क्या हम हरियाणा को डेवलप्ड मान सकते हैं या हम केरला को डेवलप माने बिहार से, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे हरियाणा की है, फिर उसके बाद केरला की है और फिर उसके बाद बिहार की है। लेकिन हम ओनली पर कैपिटा इनकम के बेस पे हरियाणा को डेवलप नहीं मान सकते। हम दूसरी चीजें भी देखेंगे कि वहां पर जो इनफेंट मोर्टिलिटी रेट है वो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। तो हरियाणा का जो IMR है यानी इनफेंट मोर्टिलिटी रेट है वो 33 है। ये पुराने डेटा दिए गए हैं। तो 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग हरियाणा का जो इनफेंट मोर्टिलिटी रेट है वो 33 है, यानी एक साल में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 33 बच्चे एक साल से पहले ही मर जाते हैं। और जो केरला का इनफेंट मोर्टिलिटी रेट है वो 10 है, यानी हरियाणा के कंपैरिजन में यहाँ कम बच्चे एक साल से पहले मर रहे हैं। बिहार का 38 है, यानी सबसे ज्यादा इनफेंट मोर्टिलिटी रेट कहाँ का है, बिहार का, उसके बाद हरियाणा का और फिर केरला का। फिर लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा का लिटरेसी रेट 82% है और केरला का 94% है और बिहार का 62। यानी केरला में 94%, वहां की जितनी पॉपुलेशन है उसका 94% पढ़े लिखे लोग हैं, हरियाणा के 82% पढ़े लिखे हैं और बिहार के 62%। और जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो हरियाणा का 61 है, केरला का 83 है और बिहार का 43 है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज नेट अटेंडेंस रेशियो का भी किसका है, केरला का, यानी वहां पर ज्यादा बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, यानी वहां पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो अब हमने जैसे कि पर कैपिटा इनकम देखी तो हरियाणा की ज्यादा थी, लेकिन अगर हम अदर क्राइटेरिया को देखेंगे तो किसकी कंडीशन अच्छी है, केरला की कंडीशन बेटर है, क्योंकि यहाँ इनफेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम है, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो नेट अटेंडेंस रेशियो यानी जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी यहाँ ज्यादा है। तो हम किसको डेवलप मानेंगे, हम हरियाणा और बिहार के कंपैरिजन में केरला को डेवलप मानेंगे, केरला के बाद हरियाणा को और उसके बाद बिहार को डेवलप मानेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे आपको डेवलपमेंट समझाने के लिए। अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि केरला, बिहार और हरियाणा में डेवलपमेंट में क्या क्या कंपैरिजन है कि वहाँ पर अभी हमने देखा कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इनफेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है और एजुकेशन और नेट अटेंडेंस रेशियो इन सब में केरला से हरियाणा पीछे है। अब आप अनुमान लगाइए कि जब आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन अगर किसी का बच्चा एक साल से पहले ही अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही अगर एक्सपायर हो जाए तो वो पेरेंट्स को कैसा लगेगा, क्या वो खुश होंगे। तो ओनली पैसा सिर्फ किसी को हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो ओवरऑल डेवलपमेंट तभी है जब ये सभी चीज़ें ठीक हों। और जैसे बिहार में हमने देखा कि बिहार में जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो 43 है, जो कि केरला यानी केरला से काफ़ी कम है। तो यानी देखा जाए तो वहाँ की जो हाफ पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड रह जाती, यानी वो सेकेंडरी एजुकेशन भी नहीं ले पाती। 43 यानी वहाँ पर जो अगर आप वहाँ के स्कूल्स में जाओगे तो वहाँ देखोगे कि जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर हाफ पॉपुलेशन आपको मिसिंग मिलेगी। तो यानी ओनली सिर्फ पर कैपिटा के बेस पे हम डेवलपमेंट नहीं देख सकते। तो इन सब से आपको डेवलपमेंट के बारे में समझ आया होगा। तो अभी हमने देखा IMR, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सभी हमने 3 स्टेट के देखे। तो ओवरऑल ऑल इंडिया के हम देखते हैं। IMR ऑफ इंडिया 27.695। तो ये 2022 के अकॉर्डिंग है, ये नए डेटा है। तो यानी लगभग 28 चिल्ड्रन पर 1000 पे अभी भी मर जाते हैं जो कि अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो जैसे कि पॉइंट में दिया गया है, तो पॉइंट में यानी कोई ज्यादा बच्चा तो मरता है नहीं, लेकिन ये हम एवरेज निकालते हैं तो वो ऐसे पॉइंट में आ जाता है। तो हम इसको लगभग 28 मान के चलते हैं। फिर है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का क्या है, वो 74.04% है। तो इसमें से जो
मेल का लिटरेसी रेट है वो 82.14 है और फीमेल का 65.46 है। यानी मेल की एजुकेशन फीमेल से अभी भी ज्यादा है, लेकिन हमारी अच्छी बात यह है कि हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड हो चुकी है। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो में अगर हम ऑल इंडिया का एट प्राइमरी लेवल देखें तो 86% रेशियो है ये, और अगर अपर प्राइमरी लेवल का देखें तो 72.2% है, और अपर मिडिल लेवल का देखें तो 89% है। तो ऑल इंडिया का ये है। लेकिन आपने भी आगे देखा कि वहां पर ड्रॉप आउट ज्यादा है। तो वहां पर ये जो बच्चे ओनली 43% बच्चे ही एजुकेशन ले पाते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि या तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो उनको एजुकेशन दे सकें आगे की के लिए और उनको स्कूलिंग करा सकें, या फिर वहां पर उनके आसपास के एरिया में स्कूल नहीं है, सरकार ने स्कूल नहीं बना रखे, या फिर वो ये सोचते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो बच्चे को अब किसी छोटे मोटे काम में लगा दिया जाए ताकि वो हमारी इकोनॉमिकली कुछ हेल्प करेगा, कुछ मजदूरी करेगा तो वो भी कुछ इनकम कमा के लाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण बच्चों को ड्रॉप आउट करना पड़ता है स्कूल से। फिर है पब्लिक फैसिलिटीज। तो इसके अलावा और पब्लिक फैसिलिटीज भी पे भी हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो खाली पैसा ही आपके लिए आपकी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकता। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति रिच है, उसके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्या खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो सभी के लिए एक जैसा है। तो वो अपने लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता। जैसे कि अभी आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि जो अक्टूबर और नवंबर का टाइम है, उस टाइम पर आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में काफी आता है कि जो पॉल्यूशन है वो काफी बढ़ गया है। तो ये जो अभी पीछे आपने देखा होगा कि दिल्ली में कोरोना खत्म होने के बाद जैसे स्कूल खुले थे उसके बाद पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि स्कूल बंद करने पड़े ताकि ट्रैफिक कम चले और कम पॉल्यूशन हो, ऑफिस वगैरह बंद करने पड़े। तो ये सब किसके कारण हुआ? पॉल्यूशन के कारण। यानी अभी आप देखेंगे कि जो रिच पीपल हैं क्या वो अपने बच्चे को स्कूल भेज पाए? उनके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन क्या वो अपने बच्चे को पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे पाए? तो नहीं दे पाए। तो इसलिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सिक्योरिटी है। तो हर आदमी अपने घर का गार्ड बन के नहीं खड़ा रह सकता, ये यानी हमारी पुलिस पे डिपेंड है, या ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि पब्लिक फैसिलिटीज हैं, जो कि हम अकेले अपने पैसे से नहीं खरीद सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम पैसे से नहीं खरीद सकते। मान लीजिए आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन के लिए भेजें, और अगर आपके आसपास के एरिया में कोई सरकार ने स्कूल नहीं खोल रखा तो आप आज जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट, तो ये नहीं पढ़ पाते। तो यानी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास खूब सारा पैसा है, लेकिन जो आपके आसपास के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, तो क्या आप एजुकेशन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अकेले बच्चे के लिए तो कोई स्कूल नहीं खोलेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो सभी पर डिपेंड करती हैं, हम अकेले वो नहीं कर सकते। फिर है वो ऐसे ही जैसे अनअडल्टरेटेड मेडिसिन हैं। अगर कोई बीमार है, खूब सारा पैसा है, तो क्या आप वो खरीद सकते हैं? वो यानी जो दवाइयां वो किसी फैक्ट्री में बन रही हैं, अडल्टरेटेड होता है कि मिलावट करना। तो बिना मिलावट वाली दवाइयां अगर कोई कंपनी दवाई बना रही है और मिलावट कर रही है, तो आप क्या अकेले खरीद सकते हैं? क्योंकि दवाई बनी ही नहीं होगी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास खूब सारा पैसा है तो आपको इतनी नॉलेज है कि आप अपने लिए मेडिसिन बनाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं। फिर है मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो पैसा आपको जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनसे भी नहीं बचा सकता। जैसे कि हम अभी कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, फिर भी क्या लोग अपने आप को कोरोना से बचा पाए? नहीं बचा पाए, क्योंकि ज्यादातर जो डेथ रेट था वो रिच पीपल का ही था। अगर वो पैसे से बचा पाते तो ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पे जो इन
इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनसे काफी बस खाली प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी उनसे खाली बचाव किया जा सकता है। हम अकेले पैसे से अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते कि जिसका हम पे असर ना पड़े। फिर है केरला हैज बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। तो केरला का जो अभी हमने देखा IMR अच्छा था, लिटरेसी रेट अच्छा था, नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा था। वो क्यों अच्छा था? क्योंकि जो केरला है उसकी बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां पर अच्छी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, और वहां का हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा है, और जो PDS है वो अच्छे से फंक्शन करता है। PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू आपको, जैसे आपने देखा होगा कि राशन मिलता है, जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनको 2 रुपए केजी गेहूं या ऐसे राशन दिया जाता है, तो वो किसके थ्रू दिया जाता है? वो PDS के थ्रू। तो केरला में जो PDS का जो सिस्टम है वो अच्छा है, जो गरीब लोग हैं उनको भी अच्छे से अच्छा उनको भी भोजन उपलब्ध कराया जाता है अच्छी रेट पर, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है BMI। अब BMI क्या होता है? BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो ये क्या है? अगर आपको BMI निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, केजी में आप अपना वेट लेंगे, और जो आप के बॉडी का जो वेट होगा उसको आप अपनी हाइट, पहले आप अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अपनी हाइट के मीटर का स्क्वायर लेके उसको केजी को हम डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए मैंने ये अपना BMI निकाला था, तो जो मेरा वेट है वो 62 केजी है, और जो मेरी हाइट है वो 1.62 मीटर है। तो जो मेरी हाइट है मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, और फिर जो स्क्वायर करने के बाद जो आया वो क्या आया? 2.62 आया। फिर मैंने इससे 62 को डिवाइड कर दिया, तो मेरा BMI कितना आया? 23.66 आया। तो अब हम देखते हैं कि जो मेरा BMI है वो ठीक है। हेल्दी रेंज ऑफ BMI इज 18.5 टू 24.9। तो जो हेल्दी पीपल है उनका BMI कितना होना चाहिए? उनका 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है, तो वो हेल्दी हैं। अगर 18.5 से कम है तो वो उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, और अगर उनका 24.9 से अगर उनका BMI ज्यादा है तो वो ओवरवेट है, यानी उनमें मोटापा बढ़ चुका है। तो ये जो BMI है वो हम 18 टू 65 ईयर्स की एज तक हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना BMI मेजर करना, आप अपनी हाइट लेना, वेट लेना, अपनी जो हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करना, फिर अपने वेट से डिवाइड, उसके स्क्वायर मीटर, अपनी जो हाइट है उसको उसका स्क्वायर करके फिर अपने वेट से डिवाइड कर देना। तो ये जो आप अगर ऐसा करके देखोगे, BMI निकाल के देखोगे अपना, तो उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि जो आपका BMI है वो ठीक है या नहीं है, और दूसरा अगर हम चीजें करके देखते हैं तो उससे अच्छे से याद रह जाता है, और आपको BMI का फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा। फिर HDI क्या होता है? HDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI से हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं कि ऑल डेवलपमेंट हो रखा है या नहीं हो रखा। जैसे कि उसमें हेल्थ देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, IMR कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, नेट अटेंडेंस रेशियो कैसा है, ये सब चीजें देख के हम टोटल मिला के HDI निकालते हैं। तो ये HDI की जो रिपोर्ट है वो पर ईयर दी जाती है कि किसी कंट्री की क्या रैंक है। तो इसमें टोटल 189 कंट्रीज को लिया जाता है, और उसके बेस पे सभी कंट्रीज की रैंक निकाली जाती है। तो इंडिया की जो रैंक है वो अभी 131st रैंक है। तो HDI की रैंकिंग में हमारे से आगे हमारे जो नेबर कंट्री हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वो हमसे आगे हैं। जबकि नेपाल और बांग्लादेश है उनकी पर कैपिटा इनकम हमारे से काफी कम है, लेकिन फिर भी उनका जो HDI है वो अच्छा है। तो हम उनको अपने कंपैरेटिवली उनको डेवलप मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि सिर्फ पैसे से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो हम वहां डेवलपमेंट मान सकते हैं। खाली पैसे के बेस पे हम डेवलपमेंट नहीं मान सकते। फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
तो जीवन प्रत्याशा दर क्या है कि जब कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी का जो जीवन काल है उसका कितना टाइम रहा, तो उसको बोलते हैं हम जीवन प्रत्याशा दर। तो इंडिया में ये 69 है टोटल सभी की, मेल और फीमेल की मिला के, और मेल की है 67 ईयर और फीमेल की है 70 ईयर्स। तो इस इट मीन्स कि जो एवरेज जो लोग जी पाते हैं हमारी कंट्री में वो यानी 69 ईयर्स के लगभग जी पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारी जीवन प्रत्याशा दर 69 है तो सभी इतना ही जिएंगे, कोई इससे ज्यादा भी जिएगा, कोई इससे कम भी जिएगा, यानी ये एवरेज है। और मेल का है 67 ईयर्स और फीमेल का हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री क्या ओवरऑल वर्ल्ड में फीमेल का की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है। तो ये जो है जीवन प्रत्याशा दर या कोई भी दर हम ऐसे निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, उसका हम एवरेज निकालते हैं। हम किसी हर व्यक्ति के पास जा जाके उसका तो कुछ भी मेजर नहीं कर सकते, या उसकी इनकम हो या जैसे लिटरेसी रेट हो, कुछ भी हो, तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। यानी ये एक सर्वे किया जाता है और उसमें एस्टिमेटेड ये सब चीजें निकाली जाती हैं। फिर है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, अब ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल है कि अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो उसका और यूज ना करें, यानी उसको अभी खत्म ना कर दें। हम उस चीज का यूज करके अपनी जो जीवन की हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें, लेकिन उनको ऐसी मात्रा में यूज करें कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बचा रहे और हमारी भी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। अगर हम इन चीजों का, किसी भी रिसोर्सेज का ओवर यूज करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। तो अगर हम किसी चीज का ओवर यूज कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वो हमें हमारे जो पूर्वज हैं उनसे मिला है, वो हम अपनी आने वाली जनरेशन का ओवर यूज कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का, यानी हमारी आने वाली जनरेशन को जो मिलना चाहिए उनका यूज भी हम अभी कर रहे हैं। तो हमें रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना है जिससे कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें और हमारी भी जरूरतें पूरी हो सकें। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पानी का जो हमारा वाटर लेवल है वो काफी नीचे जाता जा रहा है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि पंजाब और हरियाणा में धान की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है। तो धान की खेती ज्यादा मात्रा में वहां होती है जहां पर बारिश ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश कम होती है। और तो अब कृषि के लिए फसल को अच्छे से उगाने के लिए क्या करेंगे, हम जमीन से पानी निकालेंगे। तो जमीन से पानी निकालेंगे, अगर हम ओवर यूज कर रहे हैं, यानी जितनी वाटर क्या है वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्या होता है कि जिसको दोबारा से पाया जा सके, दोबारा से जिसको हम ले सकें। तो जैसे बारिश, हम जितना पानी यूज करते हैं जमीन से निकालते हैं, बारिश होती है तो वो दोबारा जमीन में रेन के थ्रू जमीन में चला जाता है और वो दोबारा रिन्यू हो जाता है। लेकिन जितना वो बारिश से रिन्यू हुआ और अगर हमने उससे ज्यादा निकाल लिया तो वो क्या है, ओवर यूज है। यानी वो फिर उससे क्या होगा कि वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही जो वाटर लेवल है वो धान की खेती के करने से लोग सिंचाई ज्यादा करते हैं, जमीन से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, तो वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। इसलिए अभी जो हरियाणा सरकार है उन्होंने एक स्कीम निकाली है कि अगर कोई भी धान की खेती के अलावा कोई दूसरी फसल उगाएगा, मक्का या जवार बाजरा, तो उसको 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी अपनी जो फसल बेच के उसको पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, ऊपर से उसको 7,000 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। ऐसा सरकार क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि लोग धान की खेती ना करके कोई दूसरी खेती करें जिसमें पानी कम लगे और वाटर लेवल है वो ठीक हो जाए, वो ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल क्या है कि ये ऐसी चीजें हैं, क्रूड ऑयल वगैरह ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम जमीन से निकालते हैं, लेकिन उनको हम एक लिमिट में निकाल सकते हैं। जैसे अगर आजकल हम जैसे यूज करते जा रहे हैं, उनका जैसे भी डेवलपमेंट होता जा रहा है तो क्रूड ऑयल वगैरह का यूज ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो आने वाले 50 सालों में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर आगे जो जनरेशन है वो क्या कर पाएगी? तो इसलिए हमें ऐसे यूज करना है कि ताकि आने वाली जनरेशन के लिए बचा रहे। अब कुछ जैसे इंडिया है वो पूरी तरह से क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड है। इंडिया के पास क्रूड ऑयल के इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें
इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जो अदर कंट्रीज हैं, अगर वो प्राइसेस बढ़ा देंगे तो उनका क्या होगा कि पूरी कंट्री पे के लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे आजकल आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि डीजल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि जहां से हम उसको खरीद रहे हैं वहां उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसका अल्टरनेट यूजेस उसके क्या है वो देख सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किए जाएं, ताकि जो हम ऑयल की जगह दूसरी चीज पे डिपेंड हो। तो ऐसे हम यानी उसके अल्टरनेट यूजेस देख सकते हैं। तो और कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे अमेरिका है, उसके पास रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम है। तो वो क्या करेंगे, उनके पास तो पावर है, पैसा है, तो वो दूसरों से ले सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझ आया होगा कि ये क्या है कि हमें अपने रिसोर्सेज का यूज करना है, लेकिन उनको पूरी तरह खत्म नहीं करना है। हमें अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है और उनको आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाकर भी रखना है। तो इसके लिए जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं या फिलोसफर हैं, वो सभी इस पे सभी मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहले क्या था, खाली डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता था कि हमें विकास करना है, कैसे भी करना है। लेकिन आजकल क्या है कि हमें विकास करना है, लेकिन ऐसे करना है कि हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह खत्म ना हो। तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो पेरिनियल है। पेरिनियल क्या होता है कि जो चलता ही रहता है, यानी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चलता ही रहेगा। और लेकिन इसके लिए हमें ये सोचना है कि डेवलपमेंट हमें करना है, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह खत्म नहीं करना है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।